देखिए, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसको हम अभी 10 मिनट में पूरे शुरू से बता देते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। सुन रहे हैं सब? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा गया एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस दियर फॉर्म्स ओनली। है ना? एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना आप उसकी विनाश कर सकते। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, इसको हम रिलेट कर दिए थे महाभारत वाला वो ज्ञान जिसमें कहा गया था कि न तुम कुछ लेके आए हो न तुम कुछ लेके जाओगे। है ना? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक थर्मोडायनामिक्स में? हम ये देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़े, शांति से कोई बिना कुछ बोले ही एकदम सुनते रहिएगा, क्या पढ़े वो नया कुछ नहीं बता रहे। अमाउंट ऑफ एनर्जी एट विच सिस्टम एग्जिस्ट कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को जिस पर कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी रहता है। कम से कम वो एनर्जी जिस पे वो सिस्टम रह सके उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब जितना एनर्जी जानते हो सब, दो ठो को छोड़ के तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होता है। एक ग्रेविटेशनल एनर्जी, एक पुश की एनर्जी या पुल की एनर्जी, नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बाहर से किसी सिस्टम पे लगता है ना? और ये सब जो एनर्जी था वो कोई गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके सिस्टम के एग्जिस्ट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी होगा। कोई भी सिस्टम एटम से बनेगा तो एटॉमिक एनर्जी होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर एनर्जी होगा, कोई घूम रहा होगा रोटेशनल एनर्जी होगा उसमें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इंटरनल एनर्जी को हम सीधा सीधा बोले थे कि भाई ये औकात टाइप का बात होता है। नहीं कहते हैं जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो देख लेंगे तुम्हारा औकात क्या है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? औकात मतलब इंटरनल एनर्जी। है ना? वो क्या कहता है, देख लेंगे तुम कितना एनर्जी से एग्जिस्ट करते हो। बस इंटरनल एनर्जी वही है। फिर बताए कि क्या तुमको अच्छा लगता है कि किसी का औकात जाने या औकात पूछें? तो कहेगा नहीं सर, निकलेगा नहीं। तो इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है दैट इज नॉट मेजरेबल, हाउएवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी टर्म मेजर नहीं करना है। डेल्टा यू, U2 माइनस U1, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और बताया ये गया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है that does not depends on path followed for the change। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि हाउ द चेंजेज अकर्स, ओनली चेंजेज अकर्स। है ना? जैसे बदलाव हुआ, कैसे बदला? नहीं, जैसे आप कहते हैं कि उसके मतलब नहीं कि कैसे हुआ, वो तो गया ना, दैट इज फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ऐसे चेंजेज को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन करना था।
हमने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम को हमने आपको समझाया कि इंजन, और इंजन में समझाया कि सिलेंडर और पिस्टन। जैसे किसी के गाड़ी के बारे में जानना है तो कहते हो ना, वो बुलेट लिया है तो सबसे पहला सवाल, या पल्सर लिया है तो पहला सवाल आपके दिमाग में जाता है कैसी सी वाला, है ना, जो कि 125 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी। ये जो सीसी है वो क्या है, तो सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका मतलब होता है एमएल, कि उसके सिलेंडर में कितना एमएल हॉट वेपर प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे 250 सीसी है, इसका मतलब है कि उसके गाड़ी में जो सिलेंडर लगा हुआ है उसमें 250 ml हॉट वेपर एक साथ बन सकता है ना। 350 सीसी यानी 350 ml हॉट वेपर उसके गाड़ी में बन सकता है। यही वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। उसमें लगा रहता है एक पिस्टन, है ना। यही हॉट वेपर उस पिस्टन को धक्का देता है, और फिर जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो डाउन हो जाता है। अब वो जो डाउन होता है स्टीम, हॉट वेपर, वो साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। इतना ही तो सिलेंडर और पिस्टन में काम होता रहता है। पेट्रोल आया, कॉम्प्रेस्ड हुआ हाई प्रेशर पे, और उसके बन गए हॉट वेपर। अब बताओ तुम्हें, गाड़ी में 350 ml का वेपर बना है और वो पिस्टन को धक्का दे रहा है, और किसी के गाड़ी में 100 ml का ही पिस्टन है, 100 ml वेपर बना है और वो धक्का दे रहा है। धक्का कहाँ ज्यादा पहुंचेगा? 350 ml वाले में। तो 350 सीसी गाड़ी का पावर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। वो ज्यादा एक्सलरेट होगा कि नहीं होगा, ज्यादा तेजी से चलेगा कि ना चलेगा। तो आपको सीसी से दिखता है कि वो कितना मजबूत गाड़ी खरीदा है, कितना लोड लेके भाग सकता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना स्प्लेंडर, ये तो अपने उड़ते रहता है हवा, है ना। सिस्टम था, उसकी इंटरनल एनर्जी बताया कि वो 90 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी से डिफाइन हुआ कि उसकी औकात क्या है, उसके इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज U1, जितना एनर्जी पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने हिट दिया, तो अब सिस्टम की एनर्जी हो गई U1 प्लस क्यू। अब उसमें कुछ वर्कडन भी बाहर से हम ही ने कर दिया, मतलब सिस्टम पे वर्कडन सराउंडिंग से हो गया, तो उसकी एनर्जी हो गई अब U1Q प्लस W, है ना। यह स्थिर गाड़ी था, यहां रुका हुआ बुलेट था। अब बुलेट में चाबी पड़ गया, वर्कडन किए, अब पेट्रोल जल गया, हॉट वेपर्स बन गए, अब गाड़ी स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा चलने के मोड में आ गया। तो बोले इंटरनल एनर्जी में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है ना। जो आपने उसमें हीट एनर्जी दिया, पेट्रोल जल के हीट एनर्जी आया, है ना। और आप जो है पहले के गाड़ी में देखना वर्कडन करना ही पड़ता था, पहले पैर से नीचे दबाना पड़ता था, अब चाबी वाला आ गया। तो जो काम आप पैर से धक्का देके करते थे, वर्कडन करते थे, वही वाला वर्कडन नहीं है ना, वर्कडन ऑन द सिस्टम। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो बुलेट रुका हुआ, बुलेट चलने वाले मोड में आ गया। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको, है ना। बुलेट है, उसकी इंटरनल एनर्जी 350 सीसी पे है, वॉल्यूम उसका सिलेंडर का, उसमें आपने पेट्रोल जला दिया, हॉट वेपर्स बन गए, उसमें वर्कडन कर दिया, तभी तो जला होगा, सब साथ ही हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो गया। कृष्ण भगवान वाला नियम लगाते कि न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाओगे। तो ये सिस्टम U1 एनर्जी पे था, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, W दिए, जब कुछ लेके कोई जाएगा नहीं तो सब जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, है ना, कुछ तो लेके जाना नहीं। तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर क्या हो गया, U2 हो गया। अब U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W, दैट इज डेल्टा U बराबर Q प्लस
W, जहाँ डेल्टा यू कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q को कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट, W को कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, W बराबर माइनस P डेल्टा V, तो W बराबर क्या लिख दिए, ये पहले से आपको हम बता चुके होंगे, Q माइनस P डेल्टा V। अब देखो इसी में आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा V क्या होता है, 0, डेल्टा U बराबर Q, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए आया वही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन केस ऑफ आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा यू होता है 0, तो डेल्टा यू 0 लिख दिए, Q प्लस W, दैट इज Q बराबर माइनस W। यानी जितना हीट दिए आप सिस्टम को, वो उतना सब किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन। जितना हीट दिए सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया है ना। इस सब को कल समअप भी किए हैं, और आज स्लाइड दिखा के आपको रिवीजन कराना चाह रहे हैं कि इतनी बात पढ़े हैं हम लोग। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है ना। जिस प्रोसेस का हीट एनर्जी 0 हो जाए, यानी हीट चेंज 0 हो जाए, उसको एडियाबैटिक कहते हैं। यदि Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U बराबर W भी हो जाएगा। यानी कि हमेशा दिमाग लगा के रखना है, फिक्स्ड कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। फिक्स्ड कुछ नहीं है, मतलब ये दुनिया टाइप का चीज हो गया। दुनिया में कुछ फिक्स नहीं है, कभी कैसे कौन से कंडीशन पे कुछ भी हो जाता है। तो डेल्टा यू बराबर Q प्लस W भी था, अभी देखा डेल्टा यू बराबर Q भी आया, अभी देखा डेल्टा यू बराबर W भी आ गया। तो इसकी गलती थोड़े नहीं, यहाँ पे गलती, प्रोसेस एडियाबैटिक है, डेल्टा यू बराबर W हो गया। और W यदि हो जाएगा तो W का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V होता है, तो डेल्टा U बराबर माइनस P डेल्टा V हो गया। साइक्लिक प्रोसेस पहले ही लिख दिए, डेल्टा U बराबर 0 होता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, Q बराबर माइनस W, इस सब लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद दिला दें आपको। जो प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट हुआ करता है इंटेंसिव कहलाता है, और जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव कहलाता है। उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ये है, ये पहले ग्राफ बनाए हैं, बाद में इसको प्रूव भी किया है। टेम्परेचर और हीट एनर्जी, टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस होता है थर्मामीटर या पायरोमीटर। हीट एनर्जी फ्लूइड होता है, हीट एनर्जी इट फ्लो करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाता है तो हीट का फ्लो जितना एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है उतना ही दूसरे बॉडी से पहले बॉडी पे होता है। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरे बॉडी को यदि हम वहां पे ले आए तो पहला दो बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये डिस्टर्ब तब तक रहेगा जब तक कि तीनों बॉडी फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो प्रोसेस वेरी शॉर्ट इंटरवल में वेरी स्मॉल चेंजेस के साथ होता है प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते हैं, और जिसमें लार्ज चेंजेज होता है प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहते हैं। इसमें एक कोडवर्ड भी दिए थे कि आपके दिमाग में एडजस्ट करें। जैसे वेलोसिटी निकालते हैं 0 से 10 सेकंड के बीच, तो इसको लार्ज चेंज कहते हैं, और वेलोसिटी किसी बॉडी का 10वें सेकंड में निकालते हैं
डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 10th सेकेंड करते हैं, है ना, तो वही है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, जो काम बहुत ही शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे समझाए हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज कैसे निकालते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज तो घटा के निकाल देते हैं बाबू, T2 माइनस T1, लेकिन रिवर्सिबल में चूंकि चेंज बहुत ही मतलब समय रुकता नहीं है, इसके वजह से वो चेंज भी रुकता नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, फिर इंटीग्रेट करते हैं, देन आफ्टर इसका फॉर्मूला ln T2 बाई T1 होता है, यानी घटाने के बजाय लॉग लगाते हैं इसमें, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज मेजर करने का कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है, वो सिर्फ सोच में होता है, बाकी जितना नेचुरल प्रोसेस है इरिवर्सिबल होता है। न्यूमेरिकल बनाते समय यदि क्वेश्चन में रिवर्सिबल कहता है तब तो ये कंडीशन लेना है, और यदि रिवर्सिबल नहीं कहता है तो फिर हमारा यही काम है ना। जनरली ये कोडवर्ड है, आप लोग को लगता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो उसके लिए बता रहे। यदि रिवर्सिबल लिखा है तब तो T2 बाई T1 है ना जयगो। अरे सुनोगे, चेंजेज 10 लीटर से 20 लीटर हुआ, ये चेंजेज रिवर्सिबल में भी होगा और रिवर्सिबल में भी होगा। 10 लीटर से 20 लीटर यहां भी होगा। इसके कहने का मतलब समझिए, थोड़ा थोड़ा कर कर करके नहीं 10 से 20 लीटर हो जाएगा, यहाँ एक बार में 10 से 20 लीटर हुआ, है ना। तो जब थोड़ा थोड़ा करके 10 से 20 लीटर होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, और एक साथ होता है तो ये लगेगा। ऐसा नहीं कि सर चेंज तो बहुत बड़ा ही देखे, 10 लीटर से 20 लीटर ही था तो हम यही लगा दिए, लेकिन वहां क्वेश्चन में लिखा है कैसे, रिवर्सिबली, तो हो जाएंगे गलत, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होने का निशानी है, पी डेल्टा भी और पी डेल भी लिखा है। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, देखते रहिएगा, पी डेल्टा भी था, पी डेल भी, वेरी स्मॉल चेंज, डेल से लिखते हैं, डेल्टा से लार्ज चेंज लिखते हैं। पी भी इक्वल टू एन बराबर 1 मोल आर टी बाई भी, पी डेल भी, पी की जगह रख दी आर टी बाई भी इंटू डेल भी, आर टी डेल भी बाई भी, आर टी डेल भी बाई भी, V1 से V2 तक, आर टी एल एन V2 बाई V1। एल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2.303 आर। रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1 माइनस P1 बाई P2। P और V एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्सिबल वर्क डन निकल ही गए, तो वही वाला है क्वेश्चन से। फर्स्ट लॉ थोड़ा Q प्लस भी क्वेश्चन सी है, वही यही सब क्वेश्चन का फॉर्मूला से आज टेस्ट हुआ होगा, है ना, वही इसी टॉपिक से था वो। हाँ, तो अब इंथैल्पी है, हाँ इसको समझ लीजिए, जैसे इंटरनल एनर्जी समझ लिए वैसे इंथैल्पी समझ लीजिए। इंथैल्पी क्या होता है, तो नॉर्मली कहूँ तो इंथैल्पी को एनर्जी ही कहते हैं। सुनना, थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनोगे ना तो बातें याद हो जाएगी, पढ़ तो लिए ही है। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को इंथैल्पी कहते हैं। देखो इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखे होंगे U प्लस PV, U प्लस PV, ठीक है। H इंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी, PV प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इंथैल्पी 1 लिया U1 प्लस P1 V2, V1 H2 लिया U2 प्लस P2 V2, और दोनों को एक दूसरे से घटा दिए। अब घटा दिए तो देखिए ये पूरा खुल गया, U1 प्लस माइनस P1 V1, U2 माइनस U1 P2 V2 माइनस P1 V1, डेल्टा H बराबर ये डेल्टा U आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आइसोबारिक प्रोसेस,
P1 और P2 बराबर होता है। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू PV2 माइनस PV1, P कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस इंथैल्पी का फॉर्मूला निकल गया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P डेल्टा बी। अल्टीमेट यही एक लाइन इंथैल्पी चेंज के लिए हमें याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर Q प्लस W था, तो Q माइनस W बराबर Q लिख सकते हैं। अब देखिए इसी Q को डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन 1-2 से डेल्टा H बराबर Q एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो Q लिखा हुआ था ना, उसी को हम लोग डेल्टा H लिखें। डिफिनीशन है यहाँ पे, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज, है ना। तो सुनिए दो डिफिनीशन आया, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी चेंज, और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज। ठीक है, याद रखने वाली बात। फिर आगे बढ़े, वैसे ही कुछ कुछ किए होंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफिनीशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों हीट कंटेंट ही है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे पीवी बराबर पढ़े हैं एनआरटी, पढ़े हैं ना, तो एन की जगह डेल्टा एनजी लिख दिए। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच बराबर आया है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एनजी आरटी लिख सकते हैं। केस 2, यदि डेल्टा एनजी 0 हो जाए तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन से जो पूछा गया है। केस 3, एडियाबैटिक, डेल्टा एच बराबर 0 लिख दें, ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा एनजी आरटी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दिए, डेल्टा एनजी निकालना सिखाए होंगे। डेल्टा एनजी निकालेंगे आप, 1 मोल ये 1 मोल ये 2 मोल, और 1 मोल ये घटा दिए तो 1 मोल। ठीक है, 2 माइनस 2 0, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, 2 माइनस 4 है ना, डेल्टा यू माइनस 2 RT। डेल्टा एच डेल्टा यू क्वेश्चन है, सब IIT का क्वेश्चन तो बनाए हैं आप, सब क्वेश्चन से इसी सब क्वेश्चन पे आज होगा क्वेश्चन। हीट कैपेसिटी पूरा 8-10 दिन जो पढ़ाए थे, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? अब 4 गो शब्द आएगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और फिर आएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। देखते जाइएगा, सिर्फ Q बाई डेल्टा T को कहते हैं हीट कैपेसिटी। बस एक लाइन, शॉर्ट नोट्स बनाएं तो वो एक लाइन यहां से पिक करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बाई M इंटू डेल्टा T। समझाते समय बताए थे कि आप किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट दीजिएगा उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। यदि किसी 1 किलो सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, और 1 मोल सबस्टेंस का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, अगला वही है मोलर हीट कैपेसिटी। फिर क्वेश्चंस होगा, देखिए ना कितना छोटा छोटा बात तो पढ़ना रहता है। अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वही है, खाली ये हीट एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेना है, और हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम को अभी पढ़े थे डेल्टा यू कहते हैं, आने की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली वो हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर पे ले लें तो वो हो जाएगा डेल्टा एच, तो Cp बराबर आ जाएगा डेल्टा एच बाई
डेल्टा टी। अब Cp और Cv में रिलेशन निकालना होगा, सीधा Cp माइनस Cv बराबर आर। आया कैसे? तो सिंपल है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी होता था, डेल्टा टी से सबको डिवाइड कर दिए, डेल्टा H बाई डेल्टा टी को Cp कहते हैं, डेल्टा U बाई डेल्टा टी को Cv कहते हैं, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, एन आर बचा। एक मोल के लिए Cp माइनस Cv बराबर आर, एन मोल के लिए Cp माइनस Cv बराबर एन आर। फिर ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ है जो याद रखना है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.5 से स्टार्ट करो, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, और फिर 3 से 4, फिर गामा होगा Cp बाई Cv। थर्मोडायनेमिक्स भारी लगता है, बस इतना ही तो है। क्या भारी है इसमें? थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है। Cp माइनस Cv बाई बराबर आर को हम लोग कैसे लिखें? देखो, Cv से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, मैथमेटिकली करेक्ट है। Cp बाई Cv माइनस Cv बाई Cv बराबर आर बाई Cv। Cp बाई Cv को गामा कहते हैं, Cv Cv कट गया, आर बाई Cv। जहां आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Cv बराबर गामा माइनस 1, है ना। आर इज इक्वल टू एन Cv गामा माइनस 1, एन मोल के लिए एन Cv हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है कि आर बाई Cv को गामा माइनस 1 कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। Cp माइनस Cv बराबर आर, और आर इज इक्वल टू Cv गामा माइनस 1, तो हम ये भी लिख सकते हैं। Pv इज इक्वल टू एन आर टी, अब आर को हम लोग Cv गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये ऐसा नहीं कि ये आर ही खोजिएगा, है ना, आप ये भी खोज सकते हैं, Cv इंटू गामा माइनस 1, आर ही को कहते हैं। फिर उसी तरह से फॉर्मूले में बदलाव देखते रहे। फिर ये मिक्सचर ऑफ गैस के लिए Cp और Cv का वैल्यू पढ़े थे। तो यदि दो गैस अलग अलग मोल में आप मिक्स कर देते हो और तब आपको Cp या Cv का वैल्यू चाहिए, तो करना बस इतना है, N1 Cv1 N2 Cv2 बाई N1 प्लस N2, या Cp1 Cp2 N1 प्लस N2। याद आ रहा है सब बात कि ये सब पढ़े थे। फिर क्वेश्चन एडियाबैटिक वर्क, हाँ, ये एक ठो बोर्ड होगा थोड़ा दमदार। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस पी डेल्टा भी, एडियाबैटिक है, डेल्टा H को 0 कर दिए, डेल्टा U बराबर माइनस पी डेल्टा भी बर्गडन के बराबर, और डेल्टा U बराबर एन Cv इंटू डेल्टा टी। चूंकि आप अभी देख के ही आए, Cv बराबर डेल्टा U बाई डेल्टा टी लिखे थे, एन मोल रहेगा तो डेल्टा U बर्गडन के बराबर, तो बर्गडन एन Cv इंटू डेल्टा टी के बराबर। अब लिखे थे एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये डेल्टा क्या बन जाएगा? डेल। अब डेल को सॉल्व करने के लिए टी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर मतलब टी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और T1 से T2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगले बोर्ड में वही है ना, आप इसको देखते रहिएगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ये Cv इंटू डेल्टा टी बराबर माइनस पी डेल भी, है ना। अब P बराबर आर टी बाई भी पुट कर दिए होंगे, देखो यहाँ पे, तो V से ये डिफरेंशिएट भी हो गया, ये वाला जो T टेम्परेचर है वो इधर जाके इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करके ln में ले आए, ln से फिर log में गए होंगे, और फिर जाके हमें 3 रिलेशन मिला होगा, है ना। P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, और पहले पढ़े थे P1 V1 बराबर P2 V2। फिर पढ़े T2 बाई T1 V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। तो ये 3 रिलेशन यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो आया है, ठीक है। इसको तो लाने के लिए थोड़ा सा अपने जाना देखना पड़ेगा, डिराइव जब तक नहीं करोगे वो थोड़ा डराते रहेगा। एक बार अपने से कलम उठा लिए कि अच्छा ये था, और 2-3 बार कॉपी पे लिख दिए, पहला बार में हो सकता है कि देखना पड़े कि सर क्या बताए थे, इसके बाद क्या हुआ था, दूसरा बार में कम, और तीसरा बार जब अपने बना रहे होगे तब तुमको खुद फीलिंग यदि आने लगे कि भाई तो सर तो इतना देरी किए थे, हम तो 2 मिनट में कर, उसी समय बात खत्म हो गया।
है ना। हाँ, ये मन में आने लगता है जब अपने से आप कर रहे होते हैं, तो ये मन में आने लगता है कि सर का लेट हो गया, हमारा तो जल्दी हो गया, तो इतनी तो करवाना चाहते हैं, है ना। एक तो ये देख करके वैसे टेंशन दे रहा है बहुतों को, दूसरा बच्चा जो है एक बार बनाया अच्छा बन जाएगा देख लेंगे, लेकिन जो 3 बार अपने बना लेगा ना, भाई कुछ है तो ऐसे ही खेलते रहते हैं। आज देखने लग गया कि कुछ नहीं है, अरे समझिए काम खत्म। अब देखिए, अच्छा ठीक, प्रेशर वॉल्यूम का प्रकटन था ये ग्राफ, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, इसमें प्रकटन निकालना सिखाए हैं। यदि प्रोसेस आइसोबारिक का है, एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, प्रेशर गुना वॉल्यूम कर देंगे, एरिया अंडर द ग्राफ निकल जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस बताया कि देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है, ऐसे ग्राफ ऑब्टेन कैसे होता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ही ऑब्टेन होता है ना। देखो क्योंकि एक पॉइंट ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया होगा, तभी ना टच कर रहा होगा इसको, तो यहाँ से ऐसे, फिर ये पॉइंट ऐसे आया होगा, फिर ये ऐसे, तो ये मिलेगा। फिर इसमें पढ़े होंगे ग्राफ बनाने के लिए ना, मैथ में भी पढ़े होंगे, तो ऐसे ही पढ़े होंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, साथ में एडियाबैटिक, है ना। ये हमेशा जो है ना ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा। आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, अब ये पिछले दिन पढ़ा है साइक्लिक प्रोसेस, है ना, वो वैसा वैसा ग्राफ। तो प्रकटन इस ग्राफ में कहा गया कि भैया W1 W2 W2 तीन गो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऐसे हुआ, एक प्रोसेस सीधा हुआ, एक प्रोसेस ऐसे हुआ, तो बोलेगा अब एरिया अंडर द ग्राफ ये ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये, तो W1 सबसे ज्यादा, W2 तब W3। पिछले दिन पढ़ा रहे थे साइक्लिक प्रोसेस में भी दो तरह का ग्राफ बनता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, देख ही रहे थे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, तो डेल्टा यू 0 हो गया, तो डेल्टा एच बराबर पी डेल्टा भी, डेल्टा एच बराबर माइनस डब्ल्यू। हम यहां पर ये बताए हैं कि ये वाले ग्राफ में यदि आपको वर्गडन निकालना कहता है, तो वो वर्गडन सर्किल होने की वजह से पाई आर स्क्वायर होगा, और रेडियस तो आप निकाल ही सकते हो, ये पॉइंट क्या, और वही वर्क डन किसके बराबर होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट टेकन बाय द सिस्टम के बराबर भी होगा। enthalpy change during cyclic process is the amount of negative work done. Work done during cyclic process is the area of circle that is equal to pi r square। रेडियस निकालने सबको आता होगा, क्वेश्चन भी बताए हैं शायद। द क्लॉकवाइज प्रोसेस द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और एंटी क्लॉकवाइज यदि हुआ तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इंथैल्पी चेंज निकालना था, वर्क डन निकालना था, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना था प्रोसेस में। फ्री एक्सपेंशन का केस बताएं, फ्री एक्सटेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है, तो इंटरनल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी। और फिर बर्गडन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्टिंग, तो बर्गडन पी डेल्टा वी को कहते हैं, पी एक्सटर्नल ही तो होता है, V2 माइनस V1, और यदि V2 माइनस V1 नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, ये है ना। और यही सब क्वेश्चंस के लिए आज का 10 को क्वेश्चन होगा, अगले दिन भी होगा। और ये एक पूरा चार्ट बनाए थे कि किस प्रोसेस में वर्कडन किस फॉर्मूले से निकलेगा, इंथैल्पी किस फॉर्मूले से निकलेगा, इंटरनल एनर्जी किस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। नहीं तो कम से कम 8 दिन का रिवीजन कराएं हम, 8 क्लास का रिवीजन करवाएं। कितना लोग को ये आ रहा था, आंसर तो जाएगा, सुनोगे नहीं तो ये भी करेगा, है ना। वो एक्चुअली में देखो होता क्या है कि तुमको समझ में आए इसके लिए तुमको मेहनत करनी होती है।